हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सेलेंस आइकन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस वीडियो गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो आई लेट यू गाइस नो योर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल बायोलॉजी, जिसका कोड है 9700। ये कोड आपके शेड्यूल्स वगैरह में काम आता है। और हम इसका सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, इसका क्या क्या सिलेबस कंटेंट है। ये हमारे पास जो एएस है, ये एएस लेवल क्या होता है, ए लेवल क्या होता है, ठीक है, मींस A2 जो कि सेकंड ईयर होता है ए लेवल का। एंड वी विल डिस्कस द पेपर्स, कितने पेपर कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या क्या वेटेज है, क्या क्या मार्क्स हैं, क्या क्या परसेंटेज वगैरह, ठीक, उसका क्या हमारे पास टाइमिंग्स है, हमें पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है, और उसके बाद जाकर हमारा फाइनल ग्रेड क्या बनेगा, या हमारा जो ग्रेड हम अपने कंपोनेंट्स में ले रहे हैं उस पर हमारा बेस्ड ग्रेड क्या बनेगा। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एएस लेवल में हम कंटेंट ओवरव्यू करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या सिलेबस है। In your AS, they're asking you cell structure, biological molecules, enzymes, cell membranes and transport, the mitotic cell cycle, nucleic acids and protein synthesis, transport in plants, transport in mammals, gas exchange, infectious disease and immunity. इसमें हाई वेटेज वाले याद रखना, हाई वेटेज यानी कि जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हम बेसिकली P1 में, P2 में, P3 में, P4 में, ठीक है, और P5 में, क्योंकि ऑब्वियसली P4 एंड P5 अभी आप आगे डिस्कस करने वाले हो। 5 पेपर होते हैं टोटल, तो एग्जैक्टली उसमें भी हमारे पास ये एएस के कंटेंट्स आते हैं। दैट्स क्लियरली रिटन। ये जितने भी जो कंटेंट है, एएस लेवल कैंडिडेट आल्सो स्टडी प्रैक्टिकल स्किल्स, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपको प्रैक्टिकल के बारे में अलग से नॉलेज दी जाती है, वो आपको पता होनी चाहिए। पर यहाँ पर हम फिलहाल एमसीक्यूज एंड थ्योरी पेपर डिस्कस करते हैं। जो सेल स्ट्रक्चर है, इसका वेटेज बहुत हाई है, यानी कि इससे क्वेश्चन आता है। अब मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सेल स्ट्रक्चर का सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। वन थिंग विच इज़ रिमेनिंग, जो कि मैंने अभी रिसर्च की है, दैट्स द वायरसेस, जिसको हम डिस्कस करना है, वो हम कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। और वायरसेस से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आएंगे भी तो वो इस तरह से आएंगे कि मे बी वो सेल स्ट्रक्चर क्या आ जाए, लाइक वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ लें, या फिर वो यूजुअली हमारे पास एंजाइम्स में आते हैं, सॉरी हमारे पास ट्रांसपोर्ट में आते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो आपको ट्रांसपोर्ट लाइक एक्सोसाइटोसिस हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, वो सारा कुछ। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्ट्रक्चर हो गया, आपको सेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेल स्ट्रक्चर में बच्चा गलती ये करता है कि वो साइज़ याद नहीं रखता, लाइक राइबोसोम्स का साइज़ देखो माइक्रोमीटर में भी होता है और नैनोमीटर में भी होता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। ये यूनिट्स भी याद रखना है, इनके साइज़ का आपको रट्टा मारना है। रट्टा नहीं, मतलब आप खुद ही समझो कि इनके अलग अलग साइजेज़ होते हैं, और साइज़ की बेस पे हम ये समझ सकते हैं कि कितने कौन सा ऑर्गेनल है, स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे मैंने एनवेलप बताया था, तो आप वो पूरा जो लेक्चर है वो आप देख सकते हो। आई गेस 5 से 6 वीडियोस उस सेल स्ट्रक्चर पे हमने बनाई हुई है, तो हम वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली, दैट्स योर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी इसका सिर्फ इंट्रो दिया और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया है। हम इसकी बाकी वीडियोज़ को भी कवर करने वाले हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स जहाँ तक बात करेंगे, तो एंजाइम्स हमारे पास प्रैक्टिकल भी आता है। आपको कैटालिटिक प्रैक्टिकल आपके पास दिया जाता है, जिसमें आपको कैटालेज एंजाइम दिया जाता है, ठीक है। वो हम एंजाइम्स प्रैक्टिकल में डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन एंजाइम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि समझ लो कि आपको एंजाइम्स में न्यू चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है। एक तो लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, जो कि आप लो लेवल से पढ़ के आए हो, वो भी पता होना चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको P1 में तो आता ही है, एंजाइम्स तो P1 में तो ज़रूर आता है। मैंने जहाँ तक कि ये रिलीज़ किए थे, बहुत पहले टाइम का बता रहा हूँ, और मेरे जो कैंडिडेट जिन्हें मैं करवाता हूँ प्रैक्टिकल ये रिलीज़ वगैरह, उसमें मैं देख रहा होता हूँ कि यार एग्जामिनर जो है वो एंजाइम से क्वेश्चंस देता है, भले वो P1 में क्वेश्चंस दे या P2 में दे। अब P2 में अगर क्वेश्चन देगा एंजाइम का, तो वो ईजी हो जाता है P2, ठीक है, और P2 वैसे भी ईजी है, यानी कि थ्योरी पेपर ईजी होता है थोड़ा। लेकिन MCQs, अब MCQs मुश्किल नहीं होते, MCQs मुझे ज़्यादा ईजी इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप पिकअप कर लेते हो कि क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपके पास। और माइटोटिक सेल साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें आपको माइटोसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। वो लेवल्स में मेयोसिस और माइटोसिस पढ़ के आया, तो मेयोसिस आपका A2 में है, अभी नहीं है, यानी कि पहले साल में नहीं है, लेकिन माइटोसिस है। और हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि बच्चा तकरीबन अगर वो अपना 1 हफ़्ता तो दे, इस पूरे चैप्टर को 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता दे कम से कम। और अभी चूँकि तुम लोग के पास मई जून है, तो मैं कहूँगा कि लाइक
इसकी प्रिपरेशन के लिए 2 हफ्ते तो लो तुम न्यूक्लिक एसिड के, साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी करो या बाकी जो भी के लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, ठीक है, उसका आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह, और हमारे पास जैसे फिर एडेनाइन और ग्वानाइन, ठीक है, साइटोसाइन, ये सारे जो हमारे पास जो होते हैं कोड्स आते हैं, फिर उनके हमारे पास जो है ये लाइक कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन वाले, ठीक। और आपको बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा ये चैप्टर अगर तुम्हारा वीक है तो यू कांट प्ले विद योर एएस ना, आप अपने एएस के साथ खेल नहीं सकते इस तरह। अपना इस चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो कि अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है। इन्फेक्शियस डिजीज़ और इम्यूनिटी फिर भी वो काफ़ी हद तक कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल सेपरेट है ना। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर, अगर तुम्हें कोई ऑर्गेनल कंफ्यूज भी हो ना तुम किसी में कि यार एक वाइट ब्लड सेल क्या करता है, या हमारे पास जो है वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, तो सेंट्रियोल्स तुम्हें माइटोसिस में पता चल जाएगा, वाइट ब्लड सेल तुम्हें इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि सेल स्ट्रक्चर पे भी फोकस करो। बच्चा ये मतलब एक कॉन्सेप्ट बना लेता है, और मुझे नहीं लगता कि गलत है, बिकॉज वो आगे चीज़ें कवर कर लेता है। लेकिन सेल स्ट्रक्चर में तुम्हें उनके साइज़ के बारे में पता दिया जाता है, लोकेशन बताई जाती है, मैग्नीफिकेशन का पता होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा अहमियत रखता है, ठीक है। जहाँ तक हम बात करते चलेंगे लैब में, जैसे गैस एक्सचेंज मैंने जहाँ तक गैस एक्सचेंज का ये जो पढ़ाया था और उस टाइम मैं पढ़ा भी था, गैस एक्सचेंज बेसिकली आपकी जो है ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, पूरा जो हमारा गैस रेस्पिरेटरी ट्रैक है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं कि हमारे पास एपिथेलियल वॉल कहाँ पर मौजूद है, स्मूथ मसल्स कहाँ मौजूद हैं, कहाँ नहीं है, हमारे पास यहाँ पर हाइलेज कार्टिलेज, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपसे। बेसिकली एमसीक्यू या फिर यूजुअली एमसीक्यूज पूछते हैं इससे, पर अगर जस्ट इन केस थ्योरी भी आ गया तो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, ठीक है। पर मैं स्टिल कहूँगा कि ये जो भी कुछ आपके सामने जो 10 चैप्टर्स लिखे हुए हैं ना, 11 चैप्टर्स अलग अलग से, इनको तो बिल्कुल आपको पढ़ना है। सॉरी 19 है यहाँ, 19 चैप्टर्स पूरे एएस के, आपको A2 के पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है, मतलब कुछ भी स्किप नहीं करना। स्किप करोगे या यूँ कहोगे कि यार इस पर थोड़ी ग्रिप मैं कम रखूँ, तो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, क्योंकि हर एक अलग अलग चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है नया, और वो नया कॉन्सेप्ट वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वो सेल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में तुमसे ट्रांसपोर्टेशन का भी पूछ सकते हैं, वहीं से मेम्ब्रेन आ गया, फिर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताइए कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या है, तो वहाँ पे तुम्हारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को इन्वेस्टिगेट कर लिया। फिर वो कह रहे हैं कि अब आप बताएं एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, हमारे पास यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि चलें ये सब तो आपने बता दिया, अब आप बताइए कि फॉर सपोज हमारे पास एक सेल है और उसके अंदर डीएनए, तो डीएनए में हमारे पास कितने कोड्स होंगे, ठीक है, और वो फिर हमारे पास क्या आ गया, और डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक। तो वो सारा ये कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों के जहाँ कॉन्सेप्ट कम होते हैं ना, वो ये चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट हाई रखो, क्योंकि ये हाई यील्ड भी है। हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, माइटोटिक सेल साइकिल, और न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, देन वी आर हैविंग द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इम्यूनिटी, ये हाई यील्ड वाले। इसका ये मतलब नहीं है मैंने बाकी चैप्टर्स के अगर नाम नहीं लिए तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी भाई, वो तो नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स खुद ही गिरेंगे, ठीक है ना, देख लेना। और अगर पढ़ोगे तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि अब पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर हमें जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स को देखेंगे ना, तो ये दोनों वो चैप्टर हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। बच्चा जो है वो प्लांट को इंटरेस्टिंग नहीं समझता। आई नो थोड़ा सा प्लांट अजीब होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों को प्लांट समझ नहीं आता, कुछ को एनिमल समझ नहीं आते, मतलब मोस्ट यूजुअली जो बायो में आते हैं उन्हें एनिमल्स तो पसंद होते हैं, मैमल्स। तो ट्रांसपोर्ट की सारी बात लिखी हुई है, ये सारा कुछ पढ़ लो। मतलब एएस में यहाँ से तुम्हारे एमसीक्यूज ईजिली बनते हैं, यहाँ से तुम्हारा जो है वो थ्योरी पूछी जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि तुम्हारा जो है वो सारा P2 तुम्हें आसान चैप्टर्स पर दें, ठीक है। वो आपसे लाइक फॉर सपोज इम्यूनिटी पूछ सकते हैं, इम्यूनिटी से वो इन्फेक्शियस डिजीज़ को लिंक कर सकते हैं, उसी के साथ आपको सेल स्ट्रक्चर भी लिंक कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो चैप्टर है जो मैं कहता हूँ कि बच्चा तो भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हर किसी का स्ट्रक्चर अलग, उसकी टाइप्स अलग, उनके बॉन्डिंग अलग, फिर जो लाइक
काफ़ी उसमें जो है वो बातें लिखी हुई होती है, लाइक इंपॉर्टेंस उसकी कि ये कहाँ पर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लाइक फॉस्फोलिपिड की बात कर लो तो वो बैरियर होती है फॉर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी वजह से सेल सरफेस मेम्ब्रेन में बैरियर होता है। प्लस यहाँ पर सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अलावा आपको ट्रांसपोर्ट का जो बताया जाता है तो 5 चीज़ें याद करनी है: डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। जहाँ हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वहाँ हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं: एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड ऑटोलाइसिस। ये तीनों चीज़ें याद करना, और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको कोशिश करो कि लिखते रहो ताकि पता चलता रहे, ठीक है ना। ओके, अब E2 की बात करते हैं। एएस का सारा क्लियर हो गया। ये तुम्हारे 3 पेपर्स में पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में जो एएस में होता है। नहीं, तुमने पहले पूरा 1 साल तुमने इन सब चैप्टर्स को कवर करना है, पढ़ना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तुम्हारा एएस का जो भी ग्रेड बनेगा वो E2 में कैरी होगा। मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम एएस में ए लेकर आ जाओ, ईजिली ए बी लेकर आ जाओ। देखो A11 मुश्किल नहीं है, लोग कहते हैं मुश्किल है तो लोगों को कहने दो। आई नो कि अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए तो पूरी ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल थोड़ी है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। सोचो खुद, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें सब चीज़ें आ रही हैं, तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल बात है कि वो तुम्हें ए स्टार या ए से रोक देंगे। वो तुम्हें ए देंगे, वो तुम्हें ए स्टार देंगे, पर कोशिश करो अच्छा लेने की, ठीक है। और एक और बात, और एएस हमारे पास पहला ईयर होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, जिसमें हमें सिर्फ ए ग्रेड मिल सकता है मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर तो नहीं है ना, यानी कि पूरा ए लेवल्स नहीं है। आपको बाकी के 2 पेपर्स को भी क्लियर करना होता है A2 के, ताकि तब जाकर आपका ए स्टार बनता है, यानी कि आपको उसमें मज़ीद एफर्ट्स डालनी है। तो A2 और ज़्यादा थोड़ा लाइक कॉम्प्लिकेट मैं इसलिए ना कहता हूँ कि एएस में फिर भी इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चा A2 को फिर भी इंजॉय कर लेता है, पर एएस में जो ग्रेड होता है ना, बस सीरियसली वही ग्रेड आपका कैरी होता है। अगर आप यहाँ पर अपना ग्रेड फॉर सपोज बी लेकर आ गए हो तो आप उसको A2 में ए बना लोगे ईजिली। और ए अगर आपके लेवल्स में आया हुआ है इन बायोलॉजी तो आपको डॉक्टर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपका ग्रेड फॉर सपोज इन योर एएस लेवल ई आया है, ठीक है, तो आपको रीटेक देना पड़ता है, और रीटेक में फिर वापस से वही मेहनत। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इतनी मेहनत वापस कर क्यों रहे हो, आप पहले अटैम्प्ट में अपना अच्छा दे दो, ठीक है। और उसके बाद आपका A2 में आपको मज़ीद एफ़र्ट्स डालनी होती है। अगर आप एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, लाइक आपने एएस में बी ले लिया और आप A2 में बिल्कुल फारिग बैठे हुए हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ पढ़ना नहीं चाह रहे, तो आपका वहाँ पर ग्रेड बन सकता है डी, ठीक है। सॉरी, डी कह रहा हूँ, बी बन सकता है। 1 मिनट रुको, हाँ नहीं सॉरी, हाँ डी, सॉरी सी बनेगा, सी। आपने एएस में लिया है ए, ठीक है। अगर आप एएस में ए लेकर आ गए और आपने A2 में कुछ नहीं पढ़ना तो ये बी बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रेड गिर सकता है। और मैं बच्चों को ये कहता हूँ, मैनेज नहीं करो ग्रेड। जिसने अपने ग्रेड को मैनेज किया उसका ग्रेड तो कम आएगा। अपने ग्रेड को इम्प्रूव करो। जहाँ तुमने सोचा कि तुम मैनेज करोगे, यानी कि मैंने एएस में उठाया है बी, मैं A2 में भी इसको बी ही रखूँगा। मैं ऐसे कम मार्क्स लाऊंगा नहीं कि ये बी से कम आए, तो फिर तो हमारे बी से कम आएंगे। लेकिन अगर तुम ये कोशिश करोगे तुम एएस में बी लेकर आए और इसको तुम्हें A2 में ए स्टार या ए बनाना है, तो उसके लिए तुम पॉसिबल मेहनत कर सकते हो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ट्यूटर्स को मैंने देखा है, सॉरी टू से, पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गलत गाइडलाइंस देते हैं। बच्चे को कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ एन एक्सेप्शनल केस इन योर ए लेवल्स। उसमें अगर तुम्हारा एएस में बी आ गया ना, तो A2 में तुम्हारा ए स्टार नहीं बन सकता, ए बन सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ए ग्रेड जंप अप हो सकता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही टीचर का भी गलत है, उससे नहीं पता तो वो पता नहीं क्यों इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं रॉन्ग। आप खुद रिसर्च करें, कैलकुलेट करें अपने मार्क्स। कैंडिडेट्स के मैंने ऐसे देखें कि वो जिन्होंने 2 ग्रेड जंप किया है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर एबिलिटी, आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़ सकते हो, आप पेपर्स को अच्छे से डील कर सकते हो, आपको पता है वेटेज क्या, आपको पता है आपको कितने मार्क्स चाहिए, और आपको ये भी पता है कि आप उतने मार्क्स लेके आ सकते हो, तो फिर आपको ए स्टार से कोई नहीं रोक सकता। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस योर A2 कंटेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ सिलेबस कंटेंट फॉर योर सेकेंड ईयर ऑफ योर ए लेवल बायोलॉजी। सो अब आपको एनर्जी एंड रेस्पिरेशन का पता होना चाहिए इन योर सेकेंड ईयर, ठीक है। आप अपना चैप्टर पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, दैन होम्योस्टेसिस, दैन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी है, दैन इनहेरिटेंस, दैन सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन, दैन क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड देन एट द लास्ट जेनेटिक टेक्नोलॉजी। इसमें हाई यील्ड कौन सा है? देखो, ये बताना बहुत मुश्किल है कि A2 में हाई यील्ड चैप्टर्स कौन से हैं, क्योंकि A2 में आपका सभी जो है वो इन्वेस्टिगेट होता है, सब एग्जामिन होता है। जो जो चैप्टर्स मेंशन है वो सारे चैप्टर्स आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आता है। प्लस नीचे सॉरी सारा जो सिलेबस कंटेंट है उससे ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ो तो तुम्हें थोड़ा और झटका लगेगा कि कैम्ब्रिज candidates for Cambridge International A-Level Biology study the AS टॉपिक्स एंड द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये एंड जो तुम्हें बोल्ड करके दिया है ना, इस एंड का मतलब है कि यानी कि तुम्हें सिर्फ A2 नहीं पढ़ना, जो हमने तुम्हें
चैप्टर्स लिख के दिए A2 के, तुम्हें सिर्फ ये नहीं पढ़ना, तुम्हें AS के भी चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब बच्चा यहाँ पे क्या कंफ्यूज होता है, बच्चा कहता है कि क्या हम पूरा AS रिवाइज करें? ऑफ कोर्स नॉट। आप पूरा AS लेवल उस तरह से रिवाइज नहीं करो, लेकिन आप इस तरह से भी रिवाइज नहीं करो कि आप बस जो है वो 2-4 नज़रें लगा ली कि भाई हाँ ये होता है, वो होता है, बस ये आगे बढ़ जाओ। आप अपने कॉन्सेप्ट को देखो। क्या आपने AS में अच्छा ग्रेड उठाया था? अगर नहीं उठाया था तो आपने अपना AS का रीटेक देना है। अगर आप रीटेक नहीं दे सकते, अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं उठा लूँगा, और मैं सीरियसली मैं सच बताऊँ, मैं बच्चे को ये नहीं कहता कि आपको ज़रूरी है कि आप रीटेक ही दो अगर आपका ग्रेड गंदा है। आप उसे इम्प्रूव कर लो, लेकिन इम्प्रूवमेंट में फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तभी बच्चा अगर AS में मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छी मेहनत से वो A लेके आ गया या B लेकर आ गया, तो फिर A2 में उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत अभी करनी पड़ी अगर वो गंदा ग्रेड लेके आया। लाइक फॉर सपोज आपने C उठा लिया, तो आपको मेहनत थोड़ी टफ करनी है ताकि आप A को बना लो, और टू बी ऑनेस्ट A बन जाता है। बच्चों के C आते हैं तो वो A बना लेते हैं, ऐसी मसले वाली बात नहीं है। काफ़ी बायोलॉजी के ट्यूटर्स हैं, वो आपको ये कहते हैं कि नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स बन सकते हैं, पर अगर आप अपना ग्रेड थ्रेशोल्ड उठाकर देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो वही बात है कि मैं जिन्हें बता रहा हूँ वो सब तो ये जानते हैं कि उन्हें मेहनत ज़्यादा मार्क्स वाली करनी है ताकि फिर वो A स्टार उठा लें या A उठा लें, ठीक है। और B भी एक बहुत अच्छा ग्रेड है फॉर योर बायोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये है कि हमें AS पढ़ना है। जब हमारे AS का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है, अब आपका जून जुलाई आ गया, वो सेशन जिसमें आप रिलैक्स करते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा बच्चा जो है वो पढ़ाई से दूर होकर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ ऑफ कोर्स। आप जो है वो इस तरह नहीं कि आप सिर्फ लाइक अपने आप को एंटरटेन रखो या इस तरह से अपने आप को जो है वो पढ़ाई से मुस्तकिल दूर रखो। इन योर जून एंड जुलाई आप AS का थोड़ा रिकैप करते रहो, ठीक है। बच्चा तो यहाँ पर A2 भी पढ़ना शुरू कर देता है, पर आप A2 पढ़ना चाह रहे हो पढ़ लो, आप AS को रिकैप करना चाह रहे हो, लाइक आप थोड़ा बहुत देखना चाह रहे हो कि यार ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, तो आप वो भी पॉसिबली कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। और AS का पढ़ना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि A2 में आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वो AS से उठा के दे देते हैं। मैंने P4 के क्वेश्चंस देखे, तुम लोग P4 के क्वेश्चंस देखना जाकर ईयरलीज के, उन्होंने पूरा क्वेश्चन तुम्हें उठा कर दे दिया था। ये कौन सा था, सेल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट वाला। यानी कि तुम्हारा जो पूरा A2 है ना, A2 का P4 का क्वेश्चन एक वो पूरा तुम्हें AS का उठा कर दे दिया था। तो AS इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर तुम कह रहे हो कि तुम AS के ग्रेड को कैरी कर रहे हो, उसको तुम्हें अप करना है, तो अप करने के लिए फिर तुम्हें मेहनत हाई करनी है। तो AS के यहाँ से चीज़ें रिवाइज रखो। और ऑफ कोर्स अगर तुमने अभी नोट्स बनाए हुए हैं फॉर योर AS, तो A2 में तुम्हें नोट्स की बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो खुद बनाया वो तुम्हें पता है तुमने क्या लिखा है, क्या बनाया, वो तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। तो इतना कोई टाइम नहीं लगता, इतना कोई पैनिक नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, A2 में तुम्हें गलतियाँ नहीं करनी है। A2 में एनर्जी एंड रेस्पिरेशन यानी कि पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हें पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में पूरे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका साइज, उसके फंक्शंस, सही है, सब कुछ। होम्योस्टेसिस में काफ़ी, अब होम्योस्टेसिस इज हाई यील्ड, बहुत हाई यील्ड है, वो दोनों भी हाई यील्ड है। या वो आपको रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन देगा और फोटोसिंथेसिस से भी, दोनों से देगा। या कभी कभार वो फोटोसिंथेसिस को स्किप कर देता है, कभी रेस्पिरेशन को स्किप, पर वो स्किप नहीं करता। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, आप खुद ईयरलीज करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, या मैं आपको रीयरलीज करवाऊंगा ना तो आपको यूट्यूब पर खुद ही समझ आ जाएगा क्या है कि कितने कितने क्वेश्चन हैं। वो सारे जगह से इन्वेस्टिगेट एग्जामिनर करता है, और वो अक्सर बेशतर ऐसा करता है कि वो एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन देता है, यानी कि 2 क्वेश्चन देता है, वो एक ही चैप्टर से देता है। अब उसमें ऑफ कोर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहे होते हैं, पर वो उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो प्रैक्टिस हाई करनी है यहाँ पर। होम्योस्टेसिस में हमारे पास आ जाती है जो हमारे हार्मोनल ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास इंसुलिन आता है, इसमें हमारे पास ग्लाइकोजिन आता है, ठीक है, ग्लूकागॉन आता है। ये सारी जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी इनका पता होना चाहिए, सिर्फ पता नहीं होना चाहिए कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ से ट्रैवलिंग कर रही है, सारा कुछ बहुत डिटेल से पता होना चाहिए। दैन वी आर हैविंग दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर जो है वो हार्मोनल वाला चैप्टर होम्योस्टेसिस से थोड़ा लिंक्ड है। अच्छा, होम्योस्टेसिस में आपको टेम्परेचर वगैरह सबका पता होना चाहिए, सही है ना। होम्योस्टेसिस के और भी लाइक नेगेटिव फीडबैक हो गया, पॉजिटिव फीडबैक भी पता होना चाहिए। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली आपका ब्रेन आता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड्स आती हैं, आपका जो है इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है पूरी बॉडी का, वो बताया जाता है। तो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी ये है कि आपको ब्रेन के पार्ट्स याद नहीं करने पड़ते। आपको जो बात याद करनी है वो ये बात करनी कि हमारे पास एक्सन होता है, हमारे पास जो बेसिकली नर्व्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन, एंड देन वी आर हैविंग दी मोटर न्यूरॉन। इनमें से फिर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये सब पूरी टर्मिनोलॉजीज़, क्या क्या काम हो रहा है और किधर से जो है वो सिग्नल आ रहे हैं, किधर से नहीं आ रहे। और ये चैप्टर हाई यील्ड है, इसलिए हाई यील्ड चैप्टर है। इसमें बहुत अच्छे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि यार कैल्शियम जो है वो फिर
टी टिब्यूल से कैसे आ रहा है, ठीक है, या फिर आपकी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, आपको जो है वो सार्कोमियर वगैरह इन सब का पता होना चाहिए। आपसे मसल्स का पूछा जाता है इन दिस चैप्टर, मसल्स इज आल्सो लिंक्ड, क्योंकि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इसमें। आपको मसल्स का पता होना चाहिए, सार्कोमियर वगैरह का, जेड लाइन, एच लाइन, ए लाइन चाहिए, आई बैंड वगैरह सब, ये सब आपको बैंड्स वगैरह पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मायोसिन और एक्टिन क्या होता है। वही बात है कि अब देखो इसमें एएस की काफ़ी सारी चीज़ें, जब A2 पढ़ते हो ना तो मैं पता चलता है कि एएस से कितने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो वो अप्लाई करना ही करना है एनी हाउ। उसको तुम स्किप कर नहीं सकते, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कुछ। यहाँ पर ये चीज़ अगर तुमने नहीं स्किप कर ली तो इसका मतलब यूँ समझो कि तुम्हारा A2 देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने जब अपना एएस से ग्रेड और मज़ीद ख़राब कर लिया, तो अब कुछ स्किप नहीं करना, सब पढ़ना है। एएस में तो पढ़ना था, लेकिन मैंने कहा था कि एएस में उन पे ज़्यादा फोकस करना जो हाई यील्ड है, लेकिन उन पे भी फोकस करो जो कि लो यील्ड है। लेकिन उतना फोकस नहीं करो कि तुम जो है वो 1 महीना लगा रहे हो पूरा एंजाइम्स पढ़ने में, नहीं, इतना महीना तो देने भी नहीं है ना आपको। हाई यील्ड वाले को तो फिर बात समझ भी आती है कि तुमने जो है वो 3 हफ्ते जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ा था, तब समझ में भी आता है कि यार बच्चा जो है वो ए स्टार के लिए पूरी मेहनत लगा रहा है अपनी। लिटरली मुझसे बच्चे मैसेजेस करके पूछते हैं व्हाट्सएप पर कि सर आप मुझे ये बताएं कि हमें कितने आवर्स मैक्सिमम पढ़ना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, या आपने कितने घंटे पढ़ा था। तो मैं कहता हूँ कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, उसे ज़्यादा टाइम दो, और जो चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छा है उसे कम टाइम दो। अब तुम्हारे पास अगर एक है लाइक फॉर सपोज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये चैप्टर बहुत टफ है, थोड़ा डिटेलिंग चैप्टर है। A2 में मसला ये, A2 में हमारे पास इतने डिटेलिंग चैप्टर्स होते हैं कि उन्हें पढ़ पढ़ के हम थक जाते हैं, लेकिन वो चैप्टर ख़त्म नहीं होता। ये मुसीबत तो है, आई नो, लेकिन इंटरेस्टिंग वे से पढ़ो ना, कि आप जो है वो सारी चीज़ों को मज़े लेके पढ़ रहे हो, सुकून से पढ़ो, आराम आराम से पढ़ रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना जल्दी पैनिक नहीं होना। अगर आखिरी डे में पढ़ो तो ऑब्वियसली फिर तो पैनिक तुम्हारा ज़रूरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। वरना अगर अभी से स्टार्ट की हुई पढ़ाई तो दैट्स अमेजिंग, दैट्स प्रीटी कूल, एंड आई प्रेफर यू कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये चीज़ करो। मैं आगे और भी थोड़ी सी बायोलॉजी से रिलेटेड बात करूँगा ताकि चीज़ें आपके लिए मज़ीद आसान होती जाए। यहाँ तक तुम्हारा कंटेंट वगैरह सब तुम्हें समझ आ गया कि किस तरह से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि घंटे जो है वो अपने जो है वो तुम मैक्सिमम फिट करो। देखो पढ़ाई तुम 4 घंटे में कर लोगे अगर तुम एफिशिएंट कर सकते हो, तुम 8 घंटे में भी कर लोगे अगर स्मार्ट कर सकते हो, और तुम पूरा दिन 12 घंटे भी पढ़ सकते हो अगर तुम लेज़ी हो, थोड़ा वीक हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है, उसकी स्टडी पे डिपेंड करता है। उसे सुबह में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, समझ आता है, रात में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, समझ आता है, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें अगर कोई चैप्टर पहले से तुम्हें समझ आया हुआ है, अगर मैं तुम्हें उठा के बोल दूँ कि यार कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत टफेस्ट चैप्टर है और तुम्हें जो है वो उसको तकरीबन 5 घंटे पढ़ना चाहिए, तो तुम बोलोगे सर मैंने 5 घंटे तो पढ़ लूँगा, लेकिन इसकी वजह से मेरे बाकी चैप्टर्स और वीक हैं, तो क्या मैं उन्हें नहीं पढ़ूँ? तो आई से ऑफ कोर्स फिर वो पढ़ो। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं इन योर एएस लेवल, यानी पहले साल में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है, और दूसरे साल में होता है पेपर 4 एंड पेपर 5। अब पेपर 1 पर और पेपर 2 पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है पहले साल में, और दूसरे साल में पेपर 4 पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और उसके बाद पेपर 5 पे भी फोकस करना पड़ता है। फिर कहीं जाके पेपर 3 पे फोकस होता है। वो क्यों होता है मैं बाद में बताता हूँ। पहले देखो पेपर 1 होता है सेम एज MCQ, यानी कि तुम्हारे O-levels में जो MCQs थे सेम उसी तरीके से MCQs 40 होंगे, मार्क्स भी 40 हैं। बस यहाँ पर टाइमिंग्स देखो तो 1 आवर 15 मिनट्स, जबकि वहाँ पर तुम टाइम देखो तो 1 आवर दिया हुआ था O-levels में, तो यहाँ पे 15 मिनट मजीद ऐड किए हैं बस, और कोई फ़र्क नहीं है, पर आई गेस इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। और पेपर 1 से सारे जो चैप्टर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट होते हैं। एग्जामिनर की कोशिश होती है कि वो हर चैप्टर से तुम्हें MCQs बना कर दे। इसका वेटेज AS का अगर तुम देखो तो है 31%। इसका क्या मतलब है? AS का मतलब है कि बच्चा जो है वो पेपर 4 पेपर 5 नहीं देता, यानी वो A2 नहीं देता, वो सिर्फ AS देता है, तो वहाँ पर उसका वेटेज फिर बहुत हाई है 31%। लेकिन अगर तुम AL दे रहे हो पूरा AS और A2, तो उसमें तुम्हारा जो वेटेज बना हुआ है 15.5%। एंड ऑफ कोर्स A लेवल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, क्योंकि तुम सिर्फ AS नहीं दे सकते। इफ़ यू वांट टू बी डॉक्टर, यू वांट टू डू फॉर योर इक्विवेलेंस वगैरह सब सीन, तो उसके लिए तुम्हें पूरा AL देना पड़ता है, यानी कि AS और A2 दोनों को तुम A लेवल्स कर लो। जिसने AS लेवल दिया होता है उसने A लेवल बायोलॉजी नहीं दिया, उसे सिर्फ AS दिया हुआ है, नहीं पहला साल लेकर आया हुआ है वो, तो उसको मैक्सिमम ग्रेड A मिलता है। आपको AS में कभी भी A स्टार नहीं मिलता। वाई? ओवरऑल A स्टार नहीं मिलता आपको, ग्रेड वाइज तो मिलता ही नहीं है, इट्स अंडरस्टूड, लेकिन ओवरऑल भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये पहला साल है। तो पहले साल में जो ग्रेड आपको मिलता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है टू योर सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर में आपको जो ग्रेड बनता है फिर वो आपको डिसाइड करता है कि आपका A स्टार बनेगा या नहीं। यानी कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि तुम AS में जो है वो A लेकर आ रहे हो, तो तुम्हें और मेहनत करनी ताकि तुम A2 में A स्टार लेके आओ अगर तुम्हें लेकर आना है, वरना बच्चे डिस्टिंक्शन भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। और मार्क्स पे भी वेरी करता है कि मार्क्स किस में ज़्यादा है किस में मार्क्स कम है। पेपर 1 MCQs, ठीक है, सेम सीन है। पेपर 2 थ्योरी,
AS लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई वेटेज है। देखो 23% है तुम्हारा A लेवल्स का, और अगर जो AS दे रहे हैं उनके लिए 46% है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 60 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, वेरी करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से। जब कभी क्वेश्चन कम कर लेते हैं, कभी ज़्यादा कर लेते हैं, वो उनके ऊपर होता है एग्जामिनर पे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर 60 मार्क्स में से अब कितने मार्क्स उठाने ये बता देता हूँ फॉर ये देखो आई प्रेफर बच्चा जो है ना वो ये देखता है कि यार मुझे ए चाहिए तो उसके लिहाज से क्या मार्क्स बन रहा है। मैं कहता हूँ ए, सिर्फ ए, अगर लाइक फॉर सपोज आपके आए हैं 54 पे बन रहा है ए, आउट ऑफ 60 54 पे ए बन रहा है। मैं कहता हूँ 54 नहीं लेके आओ, 56 लेकर आओ, क्योंकि 56 लेके आओगे तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा होंगे। जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे ना वो सारे A2 में जाएंगे मार्क्स। A2 के मार्क्स जब तुम AS के मार्क्स तुम A2 में लेके जाओगे तो A2 में तुम्हारा A स्टार या डिस्टिंक्शन आएगी इस बेस पे। P2 में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 से 4 मार्क्स गवाओ बस, और ज़्यादा मार्क्स नहीं गवाना। और पेपर 1 में तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे को मैं कहूँ 35-36 तक लेकर आओ, 37 तक लेकर आ जाओ, ठीक है। लेकिन ए मे बी अप्रॉक्सीमेट अराउंड 33 बनता है, 34 बनता है, रेयर केसेस में 32-31 तक चला जाता है, वरना फिर 35 भी चला जाता है और 36 भी चला जाता है। आई प्रेफर, मैंने जहाँ तक ग्रेड थ्रेशोल्ड देखा है लास्ट रिसेंट ईयर्स का 2022-2023 का, तो उसमें तुम्हें जो है वो 36 भी जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं जाता, इतना हाई भी चला जाता है। सो ऑल द बेस्ट। पेपर 3 के लिहाज से तुम्हारा एडवांस प्रैक्टिकल स्किल, यहाँ तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। देखो तुमसे कोई चीज़ गिर रही है, कोई चीज़ टूट रही है, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जो है वो केमिकल्स और जो है वो एंजाइम्स, तुम्हें सॉल्यूशंस जितने प्रोवाइडेड है बस उतनी प्रोवाइडेड है। अगर तुम कुछ गिरा रहे हो, तोड़ रहे हो, या इधर से उधर की चीज़ें मिक्स कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें जो है वो फिर कहते हैं कि आपको हम वार्न कर रहे हैं, आपको हम अलर्ट कर रहे हैं कि आपको एक दफ़ा ये चीज़ देनी थी, हम दूसरी दफ़ा तो दे रहे हैं लेकिन अब नहीं देंगे। तो फिर आपको बहुत केयरफुली, मतलब एक तो वैसे ही स्ट्रेस, ऊपर से इन्विजिलेटर का अलग स्ट्रेस, जो कि सही बात है, वो सही बात करते हैं। आपको पेपर 3 में पूरा परफॉर्म करना पड़ता है। पेपर 3 पे मैं अलग से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, पेपर 2 का जो है वो वही सेम टाइम है फॉर पेपर 1। तो यहाँ पर कितना तुम्हारे से गलत क्या किया कि तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, 60 मार्क्स लेने हैं तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट में, यानी कि सेम है, तो तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी है इसमें। और पेपर 3 की बात करते रहेंगे तो सारा कुछ परफॉर्म करना है। 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में यानी कि 1 घंटा एक क्वेश्चन, दूसरा घंटा दूसरा क्वेश्चन। और इन्विजिलेटर तुम्हें अपनी मर्जी से देता है कि पहला क्वेश्चन तुम्हें जो है वो माइक्रोस्कोप वाला करना चाहिए, जो कि मस्ट आता है, माइक्रोस्कोप वाला मस्ट है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे पास रिएक्शंस, लाइक हमें जो है वो केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं। लाइक हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो ग्लूकोज से सक्रोज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाले टेस्ट है, कि स्टार्च हो गया, फिर लिपिड्स हो गया, कैटलेज वाला रिएक्शन दिया जाता है तुम्हें। और जरूरी नहीं कि माइक्रोस्कोप दे, वो हो सकता है तुम्हें स्लाइड मेकिंग का देते हैं, स्लाइड मेकिंग दे देते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप दें, ठीक है ना। और माइक्रोस्कोप अगर तुम्हें दें तो P3 में तुम्हें देख के जाना है कि कौन कौन से फिगर्स आती हैं, कौन कौन से एक्सपेक्टेड है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि हम आपको जो स्पेसिमेन दे रहे हैं वो आपके लिए क्लियरफाई नहीं है, लेकिन आपको वो देख कर जाना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया पेपर 3। इसका वेटेज है 11.5% ऑफ योर ए लेवल, यानी कि बहुत गंदा ग्रेड है। आप P1 में ए लोगे, P2 में ए लोगे, और P3 में अगर आपने C भी ले लिया तो भी चल जाएगा, D भी ले लिया, बहुत मैं ये नहीं कह रहा कि D लो, पर जिसने ले लिया मैनेजेबल है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। यानी कि अगर डी ले लिया तो उसकी वजह से रीटेक नहीं देना। और तुम्हारा जो AS ग्रेड है वो डिसाइड करता है पेपर 2, यानी कि तुम्हारा पेपर 1 पेपर 3 में जो भी ग्रेड है वो तुम्हारा AS का नहीं है। पेपर 2 में जो तुम्हारा ग्रेड है वो तुम्हारा ओवरऑल ग्रेड है, ठीक है, AS का, और वही कैरी फॉरवर्ड होता है थ्रू A2। तो पेपर 2 में मेहनत करनी है, पर इसका मतलब नहीं कि पेपर 1 में मार्क्स ही नहीं लेने हैं। तीनों में मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम काम करता है। A2 में पेपर 4 100 मार्क्स, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो 9 क्वेश्चन दे, 10 क्वेश्चन दे, 11 दे। मैंने फिर वही कहा कि वेरी करता है, फिक्स नहीं है हर चीज़, तो यहाँ पर वो ये चीज़ दे सकता है। 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है, और यहाँ के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ A2 से नहीं आएंगे, तुम्हारे AS से भी आएंगे। इट्स क्लियरली रिटन ओवर हियर। 38.5% इसका वेटेज है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट लगा, अब मतलब नियर टू 40 बन रहा है, और 50 होता है आधा, यानी कि तुम ये समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया फिर ये पेपर। तो यहाँ पर तुम्हें स्कोरिंग हाई करनी है। 100 मार्क्स है तो एक इस पर बनता है अप्रॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आपका ए जो यहाँ पर बनता है वो होता है 60 मार्क्स पर बन जाता है, 58 पे मार्क्स बन जाता है, आपका 66 पे बन जाता है, सही है। मैं 58 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपोनेंट बहुत ज़्यादा कोई टफ और मुश्किल है। 66 पे बन जाता है, 70 तक तो नहीं जाती बात, पर मोस्ट केस में अगर पेपर बहुत ही ईजी बना तो फिर ग्रेड थ्रेशोल्ड हाई होता है 70। मैंने फिर भी कहा ना कि वेरी करता ही है, ग्रेड थ्रेशोल्ड तो फिक्स नहीं होता। लेकिन मैं बच्चों को फिर भी कहता हूँ कि इतने मार्क्स नहीं उठाओ कि किस पे ए बन रहा है, ए से ज़्यादा पे उठाओ, यानी कि बच्चा यहाँ पर, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप यहाँ पे 80-85 मार्क्स उठाओ, इतने तो तुम उठा ही लो, तो फिर तुम्हारा अच्छा सीन हो जाएगा, डिस्टिंक्शंस आ जाएंगी, स्टार्स आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इट्स अमेजिंग ग्रेड, ठीक है ना। ए लेवल्स में ईजिली हो जाएगा सीन। P5 प्लानिंग एनालिसिस एंड एवेलुएशन 1 hour 15 minutes, वही सेम टाइमिंग है,
30 मार्क्स का पेपर है, ए बनता है 22 पर या 23 मार्क्स पर, या देख लेना 25 पे भी बन जाता है अक्सर जब पेपर बहुत ईजी बन जाता है, तो या 26 पे बन जाता है रेयर केसेस में। मैं 22 इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर काफ़ी मुश्किल आ जाते हैं अक्सर, वरना पेपर 5 इतना मुश्किल होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और ये पेपर 3 से ज़्यादा आसान है। मैंने तुम्हें कहा था कि इसको पेपर 3 से ज़्यादा फोकस करना अगर तुम पूरा AL दे रहे हो। उसका रीज़न यही है कि पेपर 5 हमारे पास जो वेटेज रखता है वो जैसा भी वेटेज रखता हो सेम वेटेज रखता है 11.5% ऑफ योर A लेवल, लेकिन ये आसान है, फिर भी काफ़ी हद तक आसान है, ठीक है ना। तो इसमें फोकस कर लो। अब तुम्हें ए किस में लेना है, देखो लेना तो सभी में ए है, पर बिल्कुल पक्का ए जो तुम्हें लेना है वो पेपर 1 में लेना है, पेपर 2 में एंड पेपर 4 में। उसके बाद तुम देखो तुम्हारा ग्रेड क्या बनता है। पेपर 5 में अगर तुम्हारा बी भी आ गया ना चल जाएगा, पेपर 3 में तुम्हारा सी भी आ गया चल जाएगा, तुम देखना तुम्हें कितनी अच्छी स्कोरिंग्स वगैरह मिलेंगी। लेकिन आपको सब में ए लेना है, अपना एम ए का रखो, ठीक है, तब जाकर अच्छा ग्रेड बनेगा। ए तुमने सब में उठा लिया, ए स्टार कन्फर्म होता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट थिंग कि अगर आपको AS लेवल देना होता है, सिर्फ आप A2 नहीं देते, आपको सिर्फ AS दे के पास होना है, तो आपको मैक्सिमम ग्रेड ए मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और उसमें आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अगर आपको AL देना होता है, नॉट AL, A लेवल्स देना होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आप 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो पेपर्स को। पहले साल में आप 3 पेपर देते हो AS लेवल में, और A2 लेवल में आप दूसरे 2 पेपर देते हो, पेपर 4 एंड पेपर 5। अगर आप AL दे रहे हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि कंपोजिट या एसेलरेटेड एग्जाम्स, यानी उसमें आप एक ही गो में सारे पेपर 500 पेपर एक साथ दे रहे हो, तो आपको फिर 500 पेपर एक साथ देने पड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड AL। ये अक्सर वो बच्चे देते हैं जिनका जो है वो AS अच्छा नहीं बनता, तो वो पूरा AL दे देते हैं, ठीक है, या फिर वो जो है वो ये कहते हैं कि मुझे अपने साल ज़ाया नहीं करने, ठीक, या वो कर सकते हैं, एबिलिटी रखते हैं वो करें, वरना इतना कोई ईजी नहीं है कि वो पूरा 500 पेपर्स एक साथ दे दें। प्लस यहाँ पे क्लैश भी होता है, और वो क्लैश ये है, आप एग्जाम कैम्ब्रिज एग्जाम शेड्यूल्स में देखोगे आपको क्लैश मिलेगा कि हमारे पास पेपर 5 और पेपर 2 दोनों सेम डे में होते हैं। इन्विजिलेटर के ऊपर है वो आपको कौन सा पेपर पहले दे। मोस्ट यूजुअली आपको अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ पेपर 5 पहले मिलता है जिसका वेटेज कम है, लेकिन उनकी पॉलिसी होती है कि वो आपको हाई वेटेज वाला पेपर पहले दें, वो पेपर 2 भी दे सकते हैं। तो दोनों की प्रिपरेशन आपको फिर सेम रखने अगर आप AL दे रहे हो। बाकी मार्क्स स्कीम से अटैच रहो, टच पे रहो, ठीक है। आप जो है अपनी पूरी तैयारी रखो, अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट भी पढ़ते रहो कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि बच्चों ने गलतियाँ कहाँ ज़्यादा की है। और नथिंग एक्स्ट्रा आई वांट टू से, बाकी की नेक्स्ट गाइड वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। आधे घंटे की वीडियो बन गई है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो और अब आपका ये स्टार कंफर्म होगा इंशाल्लाह। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करती है, उस पर लिंक पे रहो। E2 के चैप्टर्स भी स्टार्ट कर रहे हो, उस पर भी लिंक पे रहो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर। हाँ, और ये चीज़ है, इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता हो कि हमारे पास जो पेपर, जो कि मैं ऑलरेडी सारी बातें बता चुका हूँ, कुछ भी कन्फ्यूजन हो मुझे आप जो है वो इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लो, वहाँ DM कर लेना, मैंने व्हाट्सएप आपको नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आप मुझसे स्टे ट्यून रहो हर जगह पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर तो जाहिर सी बात है जिससे सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो फिर नाइंसाफ़ी वाली बात है। डू सब्सक्राइब इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर एंड प्रिपेयर राइट नाउ फॉर योर A स्टार। आई विश यू ऑल द बेस्ट।